हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। जैसे कि आप देख चुके हैं कि सिलेबस हमारा फॉरेस्टर का आ चुका है, तो उसमें ना 32 नंबर का आपके लिए साइंस का आ रहा है जो 12th पेज तक रहेगा। तो मैं वो इन वीडियोस में आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो हो सके तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के हमारे कुछ जो टॉपिक रहेंगे वो थोड़ा फिज़िक्स बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है? ठीक है, इनकेस आप साइंस देखें तो काम तब होता है जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं। मान लो कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक था, तो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेस हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। मीन कि ये इसने ये वाला एरिया जो कवर किया ना, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और वो डिस्प्लेस हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, तो उसे वर्क कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, याद रहेगा। और वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगा। वर्क हमेशा किसके बराबर रहेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या है? जॉल है। ठीक है, तो अब जोल कौन था? जोल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस काम को दिया था। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? वर्क पड़ा। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ जो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस। जो मैंने अभी जस्ट कहा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और वो बॉडी क्या करे? डिस्प्लेस करे, मूव करे, जगह चेंज करे। ठीक है, तो तब हम कहते हैं वर्क शुड बी डन। ठीक है, तो वर्क हुआ, दिस इज कॉल्ड एज वर्क। ठीक है, इन साइंस। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और बात, अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाई, मीन कि एक बड़ा सा पत्थर था, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई और वो ऑब्जेक्ट कांट मूव। ठीक है, वो मूव नहीं किया, तो इसका मतलब वर्क शुड बी अ जीरो, और वर्क हुआ ही नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी, व्हाट इज एनर्जी? क्या है एनर्जी? एनर्जी जो है सबसे पहले एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? जस्ट बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब एक फिजिकल वैल्यू दी हो, डायरेक्शन ना दी हो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया हो, डायरेक्शन ना दी हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक असल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कितना मतलब कि कितनी एनर्जी थी? 35 कैलोरी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 35 कैलोरी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल हुई? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड दिया होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, तो आप उसे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और याद रखें कि एनर्जी हमारा जो भी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसके यूनिट्स की बात करूं तो इसके यूनिट्स हमारे पास क्या हैं? जॉल हैं। इसके यूनिट की बात करूं तो इसके यूनिट हमारे पास क्या दिए गए हैं? जॉल। ठीक है, याद रहेगा। तो यूनिट ऑफ एनर्जीज हमारे पास क्या दिए हुए हैं? जॉल दिए हैं। तो एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी को इन शॉर्ट हम कहते हैं कैपेसिटी टू डू सम वर्क। याद रखें कि जगह पे कैपेसिटी लिखा होगा, कुछ जगहों पे एबिलिटी लिखा होगा, तो मतलब क्षमता। ठीक है, एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग है। तो कैपेसिटी भी कह सकते हो, एबिलिटी की, कितना काम आप कर सकते हो, दिस इज नाउन एज एनर्जी। हर एक आदमी के अंदर एनर्जी तो है। ठीक है, वो हर एक आदमी काम करता है, तो वही तो एनर्जी है। वही काम करने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो एनर्जी, वही तो एनर्जी कहलाती है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और ऐसा यूनिट इसकी क्या है? जॉल हैं। और कुछ जगहों पे अलग अलग डेफिनेशंस दी होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। तो कई जगहों पे लिखा होगा सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसको ना मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है, और एनर्जी भी कहेंगे। तो सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, सारी एनर्जी का सम करो, एक आइसोलेट सिस्टम में रिमेन कांस्टेंट। और जो आइसोलेट सिस्टम हो हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे एट ऑल टाइम। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं इसे। इसे एक और तरीके से पढ़ा जाता है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी लॉ है। ठीक है, याद करने के लिए याद रखेंगे। और एक आइसोलेट सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम, आइसोलेट वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए जो
किसी के साथ एनर्जी को शेयर ना कर रहा हो, मतलब किसी को दे ना रहा हो, किसी से ले ना रहा हो, तो वो आइसोलेट सिस्टम आ जाता है। क्लियर ये बात मेरी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नोटबुक लें, लिख लें, याद रहेगा, ठीक है, कि ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को तबाह कर सकते हैं, बस हम उसे चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है पावर। व्हाट इज पावर? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कितना काम कितनी देर में किया आपने, दिस इज नोन एज पावर, ठीक है। कुछ लोग ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर और आपके पास जो एनर्जी है दोनों सेम ही हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं? ताकत ही, मतलब उर्दू के वर्ड में, उर्दू में कहा जाएगा कि दोनों ताकत हैं, मगर दोनों में बहुत डिफरेंस भी है, ठीक है। अगर बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी होती क्या है? वैसे एनर्जी में थोड़ा फ़र्क है, देखना ध्यान से। एनर्जी सब में है, ठीक है, एनर्जी सब में है, पावर भी सब में है, मगर किसी में पावर ज़्यादा होगी और किसी में पावर कम होगी। जिसमें पावर ज़्यादा है वो जल्दी काम करेगा, ठीक है। जितनी पावर ज़्यादा उतना जल्दी काम करेगा, जितनी पावर ज़्यादा उतना जल्दी वो क्या करेगा? काम करेगा। मगर एनर्जी से वो काम करता है, ठीक है। पावर क्या बता रहा है कि कितना जल्दी आप काम कर पा रहे हो, कितनी रफ्तार से काम कर पा रहे हो। इसी वजह से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बनता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रफ्तार से, कितनी तेज़ी से आप काम कर पा रहे हो। रेट का मतलब भी रफ्तार होता है, तेज़ी, मोमेंटम। कितने मोमेंटम से आप काम कर पा रहे हो, ठीक है। आप कितना जल्दी काम ख़त्म कर पा रहे हो, वो आपकी पावर है। और एनर्जी वो हुई जिसका इस्तेमाल करके आप वर्क करते हो, ठीक है, याद रखेंगे। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो क्या आएंगे? ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट, ठीक है। एक वॉट हावर 3600 जूल के बराबर है, ठीक है, याद रहेंगे। और 1 किलो वाट हावर 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं, याद रखिए। 1 HP, HP इज़ द हॉर्स पावर। HP क्या है यहाँ पर? हॉर्स पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है, याद रखेंगे ये भी। 1 HP 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे ही डाटा तो आता है, सीधा पावर पूछेगा तो क्या बचा आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगे, तो आप इनको पढ़ना ना भूलें, नोट कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी आपके लिए ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द अर्थ। कोई भी बॉडी जब अट्रैक्ट होती है अर्थ की तरफ या उसे अपनी तरफ अर्थ खींचती है, उसे क्या बोलते हो? ग्रेविटी कहते हो। उसे क्या बोलते हो? ग्रेविटी कहते हो। क्लियर हुई बात मेरी। ग्रेविटी क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द अर्थ, ठीक है, याद रखना। जैसे पेन नीचे गिरा आपके हाथ से, मान लो कि आपके पास एक पेन था, वो गिरा, किसकी तरफ गिरा है? अर्थ की तरफ गिरा है। तो इसका मतलब आप वहाँ पे ग्रेविटी लगाओगे या ग्रेविटेशन लगाओगे? आप लगाओगे वर्ड ग्रेविटेशन ही, ग्रेविटी लगाओगे। क्या लगाओगे? ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटेशन नहीं बोला जाता, याद रखें। कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी इंटरमिक्स कर लेते हैं, याद रखेंगे वो कभी नहीं होगा। जब कोई चीज़ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो क्या कहेंगे? उसे ग्रेविटी, उसे ग्रेविटी कहेंगे, याद रखेंगे। कोई भी चीज़ टूवर्ड द अर्थ आ रही है तो ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू हेवनली बॉडीज कॉल्ड ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, याद रहेगा। दो बड़ी बॉडी के बीच में फोर्स रहेगी तो उसे ग्रेविटेशन कहेंगे। और अगर कोई भी बॉडी खाली अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसे ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। कह रहे एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय फोर्स। हर एक बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं? एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। उसे क्या बोलते हो? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, याद रखना। कोई भी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो वो क्या आएगी? ग्रेविटेशन। मगर कोई भी बॉडी जब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसे कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड ग्रेविटी लगाए, याद रहेंगे। आगे है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते हैं एनी बॉडी फॉल टूवर्ड द अर्थ, कोई भी बॉडी जब अर्थ की तरफ गिरेगी दे अटेन एक्सेलरेशन। क्या अटेन करेगी?
एक्सेलरेशन अटेन करेगी, स्पीड अटेन करेगी। उस स्पीड को, उस रफ्तार को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। और वो एक्सेलरेशन के आने का कारण क्या था? ग्रेविटी। और इसी वजह से डेफिनेशन बनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन की बॉडी का या बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आना ग्रेविटी की वजह से। जब ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींचा, तो उस खींचने की वजह से एक्सेलरेशन आई, तो इसका नाम पड़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डिनोट करते हो स्मॉल लेटर जी से। और वैल्यू याद रखें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन थी। एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, याद रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक, तो क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन के यूनिट यही होते हैं। क्लियर हुआ? आगे चले। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। कह रहा है कि ये शेप पे डिपेंड नहीं करती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी की शेप पर डिपेंड नहीं करती। ये नहीं है कि बॉडी फ्लैट है, स्पेरिकल है या बॉक्स शेप में है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, याद रहेगा। डिपेंड करती है तो साइज और मास ऑफ द बॉडी के ऊपर, कि उस बॉडी का मास कितना और उसका साइज क्या, शेप पे डिपेंड नहीं करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्या आ सकता है कि बॉडी किस पे, ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? उसके मास पे या उसके मास पे या उसकी शेप पे या उसके साइज पे या उसकी शेप पे। ठीक है, तो शेप पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है? मास और साइज के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर? आगे है एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी। क्या? एस्केप वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी जो किसी को दो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, हम जानते हैं कि अर्थ, ठीक है, से ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट को हम बाहर भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं। लेट इट बी, मान लो कि एक सैटेलाइट आप लॉन्च कर रहे हो और उसे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको उसको एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल पाए। उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी वो कम से कम वेलोसिटी देते हैं ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। एस्केप वेलोसिटी वो कम से कम वेलोसिटी होगी जो हम उसे देंगे तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को वो क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, और वापस नहीं आएगी, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चलेगी। अब ग्रेविटी से बाहर चलेगी तो वापस नीचे नहीं आएगी, ग्रेविटी से खींच नहीं पाएगी, तो वो एस्केप वेलोसिटी हुई। वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर गलती है यहाँ पर, स्क्वायर लिखेंगे, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखेंगे। ठीक है, एक और वर्ड आता है यहाँ पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी। नोट डाउन, ठीक है, याद रखेंगे, इसको नोट कर लो। इसका नाम क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास एक मिनिमम वेलोसिटी है जब हम उसको ज़मीन के ग्रेविटी से बाहर निकाल लेते हैं। मीन सैटेलाइट को हमने ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर निकाल लिया तो अब उसको हमने फिर पुश करना पड़ता है, उसे वेलोसिटी देनी पड़ती है ताकि वो उसकी ऑर्बिट में जा पाए, अर्थ की ऑर्बिट में जा पाए। हम जानते हैं कि अर्थ का एक अपना ही अर्थ मान ली, तो इसका भी आगे पीछे एक ऑर्बिट रहता है जिसमें सैटेलाइट मूव करती हैं। क्या मूव करती हैं? सैटेलाइट मूव करती हैं। तो सैटेलाइट के मूव करने के लिए एक ऑर्बिट है। उस ऑर्बिट में भेजने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ पे भेजने के लिए, यहाँ से यहाँ भेजने के लिए हमें एक वेलोसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जैसे एस्केप वेलोसिटी उसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी उसको ऑर्बिट में डालती है। ठीक है, तो वो ताकि मूव कर पाए अर्थ के आगे पीछे, तो उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास, नेक्स्ट कंसेप्ट सॉरी। एस्केप वेलोसिटी एट द मून सरफेस। मून के सरफेस के ऊपर की एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, याद रखेंगे। ड्यू टू द लो एस्केप वेलोसिटी देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। लो एस्केप वेलोसिटी होने की वजह से, लो एस्केप वेलोसिटी होने की वजह से, लो एस्केप वेलोसिटी होने की वजह से कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता मून पे। लो एस्केप वेलोसिटी होने की वजह से कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता मून पे, याद रखेंगे। एस्केप वेलोसिटी वहाँ पर क्या है? लो है। ग्रेविटी भी क्या है? लो है। और एक और बात, जब एक इंसान, एक पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन अर्थ में है, अगर उसका वेट 60 kg है,
कितना है? 60 kg है। तो मून पे उसका वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन एराइज होता है कई बार। तो उसका वेट 1/6 टाइम कम हो जाएगा किसके, 60 के। तो 6 10 60 हो जाएगा, मीन मून पे उसका वेट 10 kg होगा, याद रखेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी का वेट 6 टाइम लेस हो जाता है जब वो अर्थ से कहाँ जाएगा, मून में जाएगा। जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ से मून में जाएगा तो उसका 6 टाइम वेट कम हो जाएगा। तो उसके 6 टाइम वेट कम होने को हम क्या कहेंगे, ठीक है। क्यों कम हुआ, सॉरी, हुआ किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और 6 टाइम कम हो जाएगा मतलब 6 गुना वेट उसका कम हो जाएगा। तो आप कहीं भी निकाल सकते हो किसी का भी वेट। नेक्स्ट पॉइंट पे, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है, मतलब जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी विद हाइट और डेप्थ फ्रॉम द अर्थ। ये मान लो आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ आ गया, आप ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाओगे तो वैल्यू उसकी क्या करेगी, वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। और नीचे भी जाओगे तो वैल्यू इसकी भी तब भी डिक्रीज होगी, ऊपर गए तब भी डिक्रीज, नीचे गए तब भी डिक्रीज। क्लियर चलेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद हाइट, हाइट बढ़ेगी, वैल्यू डिक्रीज होगी। डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो भी डिक्रीज। इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू, अर्थ है, बीचों बीच में जो लाइन होती है, अर्थ के बीचों बीच में जो लाइन होती है उसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर पे मिनिमम वैल्यू होती है, टूवर्ड द पोल मैक्सिमम वैल्यू होगी, याद रखेंगे। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ जाओगे, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, मगर इक्वेटर पे मिनिमम वैल्यू पाई जाएगी। क्लियर, जी इज मैक्सिमम एट पोल, जस्ट अभी बोला था मैंने, ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी पोल पे। क्लियर, और जी मिनिमम होगी इक्वेटर पे, ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी इक्वेटर पे, ज़्यादा पोल पे, कम कहाँ होगी, इक्वेटर पे। अच्छा, जी डिक्रीज करती है, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है जब रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी। क्लियर, अच्छा, जी डिक्रीज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती है, एंगुलर स्पीड जो है इंक्रीज होगी। देखो एंगुलर स्पीड, स्पीड ही है। जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन वाली चीज में घूमेगा, मतलब सर्कुलर पाथ में घूमेगा, मान लो आपके पास ना जस्ट एक सर्कल है, ठीक है। अब जब इसमें ऑब्जेक्ट घूमेगा, ठीक है, मान लो कि आपके पास एक सर्कल है, तो जब ऑब्जेक्ट घूमेगा इस सर्कल में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, तो ऐसे नॉर्मली लाइन में घूमने को तो आप लीनियर स्पीड या स्पीड कह लेंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इस तरह के सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसकी स्पीड को एंगुलर स्पीड कहेंगे। क्या बोलेंगे, एंगुलर स्पीड कहेंगे। ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी स्पीड को एंगुलर स्पीड कहा जाता है। तो इसने क्या बोला कि एंगुलर स्पीड जो है डिक्रीज होती है, ग्रेविटी की सॉरी ग्रेविटी डिक्रीज होती है, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज होगी। एंगुलर स्पीड बढ़ेगी, तेज तेज घूमोगे, गोल गोल, आप गोल गोल तेज तेज घूमोगे तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसका उल्टा चलेगा बाकी वाला। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6, जस्ट मैं बता चुका हूँ। तो 1/6 टाइम किसी भी बॉडी का वेट कम हो जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन भी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ और पॉइंट दिए हैं। अच्छा, वर्ड है सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट और नेचुरल भी हो सकती हैं, कुदरती भी हैं, जैसे मून हो गया आपके पास, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, याद है आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एंड आर्टिफिशियल बॉडी भी हैं जो रिवॉल्व करती हैं अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो प्लैनेट के आगे पीछे घूमती हैं सर्कुलर ऑर्बिट पे, जैसे सन घूमता, सन के आगे पीछे अर्थ घूमती है, वैसे ही सैटेलाइट घूमती हैं। क्लियर, आगे मून हमारे पास क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। एंड वाई इनसेट बी इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नाम याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 आवर 24 मिनट। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का रिवोल्यूशन का पीरियड जो है वो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ के पास उसकी जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होती है वो 1 घंटा 24 मिनट, कितना, 1 घंटा 24 मिनट होते हैं, 1 घंटा 24 मिनट, ठीक है, याद रहेगा, 34 मिनट रहेगा। क्लियर, अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ गया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये रिवॉल्व करती है अराउंड अर्थ
एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर, कितने किलोमीटर में? 3600 किलोमीटर, ठीक है, 3600 किलोमीटर अप्रोक्स इसका है, इतनी हाइट पे घूमती हैं। और ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। किसके लिए यूज़ होती हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत, इन्फॉर्मेशन शेयर करना। इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है, टीवी, रेडियो वगैरह इसी की मदद से चलते हैं। आगे है टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर। इसका मतलब अर्थ के साथ साथ में रिवॉल्व करती है। अर्थ को 24 घंटे लग रहे हैं, इसको भी 24 घंटे लगेंगे रोटेशन के। तो क्लियर है, याद रखना। इसी वजह से इसको स्टेशनरी कहा जाता है। स्टेशनरी मीन जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे ये भी घूम रही है। क्लियर, ठीक है, तो चलेगा। तो अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस में। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ किस एक्सिस में घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, याद रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट, और ये आ गया वेस्ट। तो अर्थ कैसे घूमती है? इस तरह से, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी। एंड दिस रोटेशन मेक द सन एंड द स्टार अपीयर टू बी मूविंग अक्रॉस था। और इस वेस्ट टू ईस्ट घूमने की वजह से सूरज और जो तारे हैं वो हमें ईस्ट टू वेस्ट घूमते हुए दिखते हैं, ठीक है। आगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक और नाम है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक और नाम भी है, उन्हें जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट भी कहते हैं, उन्हें जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, कह रहा है कि ये सैटेलाइट इन विच जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है? एक जगह, एक पाथ जहाँ पे वो घूमती हैं, ठीक है। ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सेम अर्थ है। मैंने कहा था पीछे कि जितना टाइम अर्थ को लगता है, अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, ठीक है, रोटेट करने में, ठीक है। और 24 घंटे अर्थ, ये मान लो सर्कल में अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, और उसके साथ में ये, इसके साथ में आ गई सैटेलाइट। सैटेलाइट भी ऐसे ऐसे घूमती जाएगी जैसे जैसे अर्थ घूमती जाएगी। दोनों का फेस सामने रहेगा तो स्टेशनरी हुई, ऑर्बिट में घूमेंगी, दोनों को सेम टाइम लगेगा 24 आवर। क्लियर, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थोड़े से पॉइंट बच गए हैं हमारे पास। तो कह रहा है कि जियो स्टेशन सैटेलाइट यूज़ करते हैं टेलीकास्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? टेलीकास्ट प्रोग्राम को, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग। वेदर कैसे पता चलता है? बारिश आने वाली है, फ्लड आने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, सब पता चलता है इससे, ठीक है। अब पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 800 किलोमीटर में ये चलती है और 84 मिनट लगते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बन गया। तो चलिए, कल से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्म्स लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए फिर से आएँ, चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि और वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाऊँ। थैंक यू।